पाइप इसके संपर्क में लाने की कोशिश करूंगा तो आप देख पाओगे। आप ध्यान से देखें तो पत्तियां फिर से क्या हो गई हैं, चौड़ी हो गई हैं। इसका मतलब फिर इन पे आवेश आया था और वो आवेश इन दोनों पत्तियों को क्या कर रहा है, चौड़ा कर रहा है। हेलो एवरीवन, आई अरविंद पेड़ीवाल वेलकम यू ऑल अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल पेड़ी क्लासेज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने की सीरीज में अभी तक हम 2 क्लासेज कंप्लीट कर चुके हैं, जिनके अंदर हमने ये देखा है कि चार्ज क्या होता है और उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं छोटी छोटी। और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमने ये देखा था कि चार्ज 2 टाइप का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब पॉजिटिव कब बनता है, नेगेटिव कब बनता है, ये चीज़ भी हमने वीडियो एग्जांपल्स देखी थी। आज की क्लास के अंदर हम क्या देखने जा रहे हैं, जो कैंडिडेट्स डायरेक्ट तीसरी क्लास देख रहे हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो पीछे जाएं और जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दे रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जितना भी हम पार्ट पढ़ रहे हैं, यानी 12th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसका सारा का सारा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप उस जगह पहुंच जाएंगे जहाँ पे सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के विद सीक्वेंस जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड किए गए हैं। तो आज की जो क्लास हमारी है उसमें हम क्या देखेंगे, उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने पुट करता हूं और उसी पे हमारी क्लास रहेगी आज की। आप लोगों ने देखा होगा हमने 2 क्लास में आवेश की, चार्ज की बहुत अच्छी खासी चर्चा की है, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट क्लास के अंदर हम चार्ज की कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसके अंदर भी आएगी कि चार्ज इज इनविजिबल, यानी दिखाई नहीं देता है। तो कोई 2 पार्टिकल्स हैं वो चार्ज है या नहीं आप अपनी आंखों से देख के नहीं बता सकते। तो आपको क्या करना होगा, कुछ ऐसी डिवाइस की हेल्प लेनी होगी जिससे आप ये बता सको कि ये चार्ज था या नहीं था। तो ऐसे ही डिवाइस मैं आपके सामने लेके आया हूं। पहले हम उसको सैद्धांतिक रूप से थ्योरेटिकली क्या होता है, कैसे काम करता है वो देखेंगे। देन विल proceed further for its experiment also. So देखते हैं, पहले देखें ऐसी डिवाइस जिससे हम किसी भी पार्टिकल पे, किसी भी मैटर पे अगर चार्ज है तो उसका पता लगा सकते हैं। उस डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रोस्कोप, विद्युतदर्शी। जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है विद्युतदर्शी या बोलो तो इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि फला ऑब्जेक्ट पे या किसी भी ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है उस पे चार्ज है या नहीं। ये एक यंत्र है, ये एक डिवाइस है जो हमारी हेल्प करता है ये बताने में कि इस बॉडी पे चार्ज है या नहीं है। क्या होता है, कैसे होता है, ध्यान से देखें। ये जो बॉक्स मैंने बना रखा है, ये जो क्यूबॉइड शेप का मैंने एक कांच का बॉक्स बना रखा है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कांच का बॉक्स, ग्लास बॉक्स। ये प्योरली कांच का बॉक्स है और इसमें जो इसकी छत है इस बॉक्स की, क्यूबॉइड है, घनाभ आकार का है, कमरे की शेप का समझ लो, लेकिन कांच का है। इसकी बनावट क्या है कि इसकी जो छत होती है, सरफेस होती है, इसके ऊपर एक छोटा सा होल होता है। जैसे ये एक पाइप है, पाइप नुमा कुछ चीजें मैंने इसके आर पार कर दी हैं। आप ऐसे समझें इसको, जैसे ये उस सरफेस की, उस रूम की, जो कांच वाला रूम जो मैंने बना रखा है उसकी छत है, सरफेस है, सॉरी ऊपर वाली रूफ है। तो इसके बीचों बीच और एक कोई भी मेटल की रोड हम डाल सकें इसके लिए हमने क्या किया, एक होल छोड़ रखा है। तो ये क्या, एक होल है। और इसके अंदर जो मैंने डिजाइन के रूप में बना रखा है इसे जनरली हम क्या बोलते हैं, रबर का गुटका। रबर का गुटका होता है छोटा सा। ये क्यों होता है मैं बताता हूं, रबर का गुटका लगाना जरूरी है क्यों, ध्यान से दें। यानी क्यूबॉइड शेप का एक बॉक्स है और उसके अंदर ये वाला मेटेलिक रोड डालने के लिए एक स्पेस होता है और उस होल के अंदर और एक रबर का गुटका होता है, एक रबर का वॉल जिसे बोल सकते हैं हम, प्लास्टिक वॉल, वो डाला होता है। बाद में बताऊंगा क्यों होता है जरूरी वो डालना। और ये सब चीजें डाल दी जाती हैं
और जैसे ही ये मेटल की रोड नीचे की तरफ आती है, यानी इसके जो सरफेस है, जो फर्श है इस रूम का, वो भी कांच का बना हुआ, उससे कुछ ऊपर उठा हुआ है ये रोड, और इस पे क्या करते हैं, पतली पतली दो इस शेप की और दो गोल्डन सरफेस या बोल दो तो गोल्डन सीट होती हैं, बहुत पतली। जैसे आपने खाना बनाने के दौरान खाने को या चपातियों को गर्म रखने के लिए फॉइल पेपर हम यूज करते हैं, ऐसी कुछ बहुत पतली सी गोल्डन सीट होती हैं, सोने की पतली प्लेट होती है, सीट होती हैं, और वो दो होती हैं, उन दोनों को चिपका के यहाँ पे लटकाया होता है। ऐसे मान लो ये एक सरफेस ऐसे, और उसके अंदर दोनों जो मेटल की या गोल्डन सीट होती हैं, उन दोनों को यहाँ पे होल करके लटका दिया जाता है, दोनों को एक साथ। हम एक्सपेरिमेंट में देखेंगे इसके जस्ट बाद में कि कैसे ये काम करता है। मैंने एक पोर्टेबल इलेक्ट्रोस्कोप बनाने की कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने के लिए। अब ये तो है इसका सेटअप, काम कैसे करता है ये रखा है। अब हमें क्या करना है, चार्ज देखना है कि किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं है। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये एक चीज, ये मेटल का लोहे का एक पाइप है, और मान लेते हैं इस पे चार्ज है या नहीं। इसको चेक करते हैं, कैसे? इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो ये मेटल की एक इसके बीच से निकली हुई जो रोड है, इसका कुछ हिस्सा, मान लेते इतना हिस्सा उस कांच वाले बॉक्स के ऊपर की ओर निकला हुआ होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जिस भी ऑब्जेक्ट का या जिस भी ऑब्जेक्ट पर आपको देखना होता है क्या, चार्ज, तो आप क्या करो, जो यहाँ पे एक गोल घुंडी नुमा होता है, घुंडी नुमा इट मींस एक स्फेरिकल गोलाकार शेप बनाई हुई होती है इधर यहाँ पे ऐसे इस मेटल रोड के ऊपर, और जैसे ही जिस ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज चेक करना था उसको नजदीक लेके आते हैं, और वो इसके साथ क्या करते हैं, टच करते हैं, इसके साथ क्या करते हैं, टच करते हैं। अब मैंने पहले ही बोला है कि ये वाली रोड क्या है, कंडक्टर है, यानी चालक है, यानी मेटेलिक रोड है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, चालक होगा। चालक जिसे कंडक्टर बोलते हैं, जिनसे इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो सकते हैं बहुत आसानी से, जिनमें इलेक्ट्रॉन बह सकते हैं, और आप जानते हो इलेक्ट्रॉन बहेंगे तो मतलब चार्ज बहेगा। तो सिंपल सी बात है, मेटल या कंडक्टर वो होता है जिनसे चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सके। तो जैसे ही अगर इस पे चार्ज होगा, तो जैसे ही इसको संपर्क में लेके आएंगे, इसको क्या करेंगे, टच करेंगे, तो जो मेथड ऑफ चार्जिंग है, जो हमारा अगला टॉपिक है, उन्हें जानबूझ के ये पहले लिया है, ये उसके बाद में आता है। तो उसके अंदर क्या होता है, जब किसी भी कंडक्टर पे चार्ज होता है या चालक पे चार्ज होता है, उसके पास कोई एक कंडक्टर और लेके आओ आप, और उनको आप चिपका दो। जैसे मान लेते हैं ये भी एक कंडक्टर है और इस पे चार्ज है, इस पे चार्ज नहीं है, और ये कंडक्टर मान लेते हैं, तो इन दोनों को अगर आपने टच कर दिया तो इसका कुछ चार्ज इसके ऊपर भी आ जाता है। ये मेथड ऑफ चार्जिंग है, मैं आगे पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, इसलिए मैं थोड़ा सा एक बार आपको पहले बता रहा हूं। तो जैसे ही इस पे चार्ज होगा, मान लेते हैं इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं पिक्टोरियल व्यू के अंदर ही कि ये एक रोड है और इस पे चार्ज मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज इस पे था कुछ, और जैसे ही आप इसको क्या करोगे, कांटेक्ट में लेके आओगे, ये चार्ज इस कंडक्टर के द्वारा होता हुआ कहां चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, और नीचे आएगा तो कुछ चार्ज इस प्लेट पे आ जाएगा, कुछ चार्ज इस प्लेट पे आ जाएगा। जी हाँ, अब चूंकि दोनों प्लेट पहले ऐसे थी, अब दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी सेम नेचर का चार्ज आ गया। ये मैंने दूर करके दिखा रखी है आपको, बट एक्चुअली में स्टार्टिंग में ऐसे होती हैं। तो जैसे ही दोनों पे चार्ज आएगा, तो जाहिर सी बात है इस पे पॉजिटिव इस पे पॉजिटिव, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, ऐसे होने स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही किसी मेटल वाले इस सरफेस को हमने यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को लगाया, इस पे चार्ज हुआ, तो वो चार्ज यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, तो इन दोनों पे जाएगा वो चार्ज, और सेम नेचर का चार्ज होगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही दूर जाने की कोशिश करेंगे, हम पक्का समझ जाएंगे अरे यार इस मेटल पे या इस ऑब्जेक्ट पे क्या था, चार्ज था, तभी तो ये हुई। और मान लो इस पे चार्ज नहीं था, तो ये वाला जो चार्ज आया है ये आएगा ही नहीं, और आएगा ही नहीं तो यहाँ पे भी चार्ज कुछ नहीं होगा, और कुछ चार्ज नहीं होगा तो जैसे पहले रखी थी
वैसे ही ये रखी रहेंगी और हम बोल देंगे कि बॉडी क्या नहीं है, चार्ज नहीं है। तो ये मैकेनिज्म है इसकी। कैसे लिखेंगे एग्जाम में अगर आएगा, उसके लिए आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, लेकिन समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस एंड इट इज यूज्ड टू गेट टू नो अबाउट वेदर द बॉडी इज चार्ज और नॉट। ये पता लगाने में काम आती है ये डिवाइस कि ये ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज्ड है या नहीं है। इसके लिए इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैकेनिज्म बोलेंगे या फिर इसकी कैसे काम करता है तो हम बता देंगे। कांच का एक बॉक्स होता है जिसके अंदर एक लोहे की रोड निकालने जैसी मेटल की रोड की जगह होती है, जो एक रबर का गुटका होता है यहाँ पे, और जिसका भी चार्ज चेक करना होता है उसको यहाँ से टच करते हैं इस ऊपर वाली गुंडी के, और वो चार्ज यहाँ से होता होता हुआ इन गोल्डन प्लेट पे आ जाता है। और अगर चार्ज होगा तो ये फैलेंगी, और अगर ये नहीं फैल रही है तो हम क्या मान लेंगे, प्रतिकर्षित नहीं कर रही है, मान लो दूर नहीं जा रही है, तो मान लेंगे चार्ज नहीं है। तो कंडीशन क्या है, इफ गोल्डन शीट या प्लेट्स आर नॉट going away from each other, अगर लोहे सोने की ये पत्तियां अगर एक दूसरे से दूर नहीं जा रही हैं, फैल नहीं रही हैं, then are not going, जा नहीं रही हैं, then body is uncharged। यानी जो मेरा ऑब्जेक्ट है, जो मेरा पिंड है, जो मेरी वस्तु है, वॉट एवर इट इज, वो क्या है, अनावेशित बोलते हैं। अनचार्ज का मतलब अनावेशित, अनावेशित यानी चार्ज नहीं है। और अगर फैलती हैं, स्प्रेड होती हैं, तो वस्तु आवेशित है। तो वस्तु क्या है, आवेशित है। कौन सी वस्तु आवेशित है सर, ये वाली वस्तु। कौन सी वाली, ये वाली वस्तु क्या है, आवेशित है। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, इसका यूज आपको पता चल गया होगा, चेक करने के काम आता है कि बता बॉडी चार्ज है या नहीं है। अब मैं आपको एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो मैं करने वाला हूं अगले इसी सेक्शन में, वो आप घर पे भी कर सकते हो। कैसे करोगे, आपको बहुत सिंपल सा एक मैं एग्जांपल देता हूं। आप कांच की बोतल लेना, कांच की एक बोतल लेना, यहां ध्यान दें सब लोग, कांच की एक बोतल लेना आप, कांच की एक बोतल लेना, किसी भी शेप की कांच की बोतल हो, बट होनी कांच की चाहिए। सर क्यों कांच की होनी चाहिए, देखोगे कहां से, अगर आप कांच की नहीं लोगे तो ठीक है, ऐसे ले लो जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, अंदर बत्तियां हिलती रहेंगी, आपको दिखेगा नहीं, नहीं हिलेंगी तो भी नहीं दिखेगा, इसलिए बेहतर है, जरूरी है कांच की लेना। ठीक, और ऊपर जो है इसके प्लास्टिक का एक क्या रखो, ढक्कन रखो। एक प्लास्टिक का क्या रखो, एक ढक्कन। जो प्लास्टिक का एक ढक्कन होगा उसको आप क्या कर सकते हो, इसका जो मे भी आपको ऐसी बोतल मिल भी जाए इसके ऊपर प्लास्टिक का ढक्कन हो, नहीं भी हो तो ऐसा अरेंज करने की आप कोशिश करें, बट होना प्लास्टिक का चाहिए। मैं फिर बता रहा हूं क्यों, क्योंकि ये वाली जो वजह मैंने आपको बताई नहीं अभी, इसे बोलते हैं इंसुलेटर होना चाहिए। ये इंसुलेटर से क्या होता है, अचालक, अचालक। सर क्यों, कई बार पूछा जाता है, आखिर क्या कारण है कि इलेक्ट्रोस्कोप विद्युतदर्शी के अंदर ये जो गुटका रबर का यूज करते हैं, इट शुड बी इंसुलेटर, अचालक होना चाहिए। बहुत सिंपल रीजन है यार, बहुत लोग समझ भी गए होंगे। अगर ये चार्ज इस पे आया और ये अगर क्या हुआ, अगर ये क्या हुआ, कंडक्टर हुआ, चालक हुआ, तो ये चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा और यहाँ तक पहुंच नहीं पाएगा, और पहुंचेगा तो बहुत कम, क्या पता आप रियलाइज नहीं कर पाओ। इसलिए जरूरी है कि इस गुटके पे चार्ज नहीं जाना चाहिए। इसलिए क्या करते हैं इसको, ये एक तो पहला काम इसको होल्ड करता है, होल्ड करके रखता है, रबर का गुटका आपको पता पकड़ मजबूत करेगा। दूसरा, इसका जो आवेश का क्षरण है, यानी आवेश का खत्म होना, यानी चार्ज स्प्रेड नहीं होगा इसके ऊपर, इसलिए इसको हम यूज करते हैं रबर का गुटका, दैट शुड बी इंसुलेटर। तो ऐसे ही मैंने रबर का ढक्कन यूज करने को आपको बोला है, प्लास्टिक का ढक्कन, क्योंकि दैट विल आल्सो बी एन इंसुलेटर एंड चार्ज विल नॉट बी स्प्रेडिंग ओवर द सरफेस ऑफ ग्लास। खैर, अब क्या करते हैं, इस ढक्कन के एकदम सेंटर में आप क्या करो, एक होल करो, एक छेद करो, एक छिद्र करो आप, और उसके बाद में आप क्या करो, जो अपने
तांबे का तार होता है, कॉपर वायर होता है, बहुत घर में देखो, या फिर लोहे का भी आप देख लो, या एल्यूमिनियम का बहुत बार आपको मिल जाएगा। जो इलेक्ट्रिसिटी वाले जो वायर होते हैं, खंबे से जो घर पे लाइट आती है, वहां पे घर पे जरूर पड़े होंगे। उसका आप क्या करो, इतना बड़ा वायर लो ताकि उसको इसके बीच से निकालो और इसके बीच में कहीं ना कहीं आके वो क्या हो जाए, खड़ा हो जाए, और उसमें थोड़ा सा क्या कर दो आप, यू शेप का टर्न दे दो आप, ठीक है। और ऊपर से फिर क्या करो आप, इसको वहां निकालो और इसको थोड़ा सा घुमा के, कैसे भी, क्यों घुमा रहे हो सर, ये इसलिए घुमा रहे हैं ताकि ये पूरा अगर सीधा रख दिया तो हो सकता है नीचे नीचे चला जाए। इसको घुमा के आप रखोगे तो क्या होगा, इससे आप घुमा के इसको रखोगे तो आपको फायदा होगा कि तो ये नीचे नहीं जाएगा। दूसरा, आप जो भी इसमें होल कर रहे हो वो एकदम ढीला नहीं करना है, नहीं तो ये फिर नीचे गिर जाएगा। इसलिए कोशिश करना कि जैसे ये इसका ढक्कन है, ये अगर वो ढक्कन है तो आप क्या करो, जो बीच से वायर जाएगा वो कम से कम इस ढक्कन से सीधा होते हुए थोड़ा सा ऊपर तक आना चाहिए, यानी यहां तक सीधा आना चाहिए। यहाँ के बाद में आप क्या कर लो, उसमें थोड़ा सा घुंडी लगा लो, यानी चक्कर टाइप उसमें कुछ दे दो ताकि इसकी जो ग्रिप है, जो पकड़ है, वो बनी रहे। अब क्या करो, जो घर पे किचन के अंदर हमारी मम्मी गर्म खाना बनाने के दौरान जो फॉइल पेपर यूज करते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं इट विल नॉट बी फीजिबल फॉर अस टू मैनेज टू अरेंज 2 गोल्डन प्लेट, तो उसका अल्टरनेट जरूरी है। सोने की पत्तियां आप नहीं ले पाओगे, इसलिए क्या कर रहे हो आप, इसके अंदर 2 फॉइल पेपर की कटिंग करो और इस शेप में आपको क्या करनी है, 2 फॉइल पेपर की, और यहाँ पे छोटा सा होल कर दें। ऐसी 2 पत्तियां टाइप आप क्या कर लो, सीजर से, कैंची से आप क्या कर लो, काट लो, और इन दोनों को क्या कर दो, यहाँ पे टांग दो। यहाँ पे क्या कर दो आप, टांग दो, ठीक। ये फॉइल पेपर की पत्तियां हैं, बहुत पतली। उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे आप, नहीं तो इसके जस्ट बाद में एक्सपेरिमेंट शो कर रहे हैं, उसमें आपको समझ में आएगा, दिखेगा कैसे। अब जैसे ही आप क्या करो, जैसे ऐसे लोहे की कुछ आप रोड ले लेना और उसको आप क्या करना, किसी भी टाइप के कपड़े में या फिर किसी रफ कपड़े में क्या करना, आप उसको रगड़ना अच्छे से, इसके किसी भी एक सरफेस को आप अच्छे से रगड़ना, और रगड़ने के जस्ट बाद में आप इस लोहे वाले को क्या करें, यहाँ पे लेके आना, इसके पास जो इसको जो मेन जो सिरा आपने घुमाने के बाद में जो एक्सट्रीम कॉर्नर छोड़ा होगा, एकदम नोक जो वायर की घुमाने के बाद में जो कोना होगा, यानी लास्ट एंड जो होगा, उस पे आप क्या करोगे, यहाँ पे जैसे ही टच करोगे आप देखोगे अगर इस पे चार्ज आया होगा तो ये क्या होगी, ये पत्तियां अपने आप में क्या हो जाएगी, फैल जाएंगी। एक पत्ती दूर हो जाएगी और दूसरी वाली पत्ती भी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। ये एक ऐसा पोर्टेबल इलेक्ट्रोस्कोप है जो हर एक बच्चा, हर एक कैंडिडेट्स जो इस वीडियो को देख रहा है वो आराम से अपने घर पे बना सकता है। और अगर उस पे चार्ज नहीं आता है तो इट मींस वी विल अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो चार्ज ऑन दैट बॉडी। तो आप दोनों तरीके से करके देखना, पहले क्या करके देखना, इसको रगड़ना मत किसी भी कपड़े में, सीधा लगा के देखना, यू विल फाइंड कि ये पत्तियां दूर नहीं जा रही होंगी। एंड आफ्टर रबिंग ऑन एनी रफ सरफेस, किसी भी रफ कपड़े पे आप रगड़ के आप इसको यहाँ पे क्या करोगे, जब टच करोगे ये पत्तियां क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी। तो ये पोर्टेबल है, घर पे आप इसको कर सकते हो। फिर भी किसी को नहीं समझ में आया है तो आइए एक बार हम इसको एक ऐसे प्रैक्टिकल के माध्यम से देख लेते हैं कि कैसे ये काम करता है। चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। तो अब हम प्रैक्टिकल करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो कि अभी हमने स्टडी किया है। मैंने एक पोर्टेबल विद्युत दर्शी आपको बनाने के लिए बोर्ड पे समझाया था, वैसा का वैसा एक्सपेरिमेंट मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। तो देखो आपको ज़रूरत क्या है सामान के लिए, मैंने बोला था एक कांच की बोतल होनी चाहिए। तो मैंने घर से कहीं से भी एक हॉर्लिक्स का डब्बा है, इसको मैंने अरेंज किया है, खाली है, और इसका ये ढक्कन है। अब मैंने क्या किया है, बीच की जो आपको बताया था एक कांच का बॉक्स होता है, ये कांच का बॉक्स है और उसकी छत पर एक होल होता है। तो ये जो इसका ढक्कन था इसके बीच में मैंने होल किया है। और फिर मैंने आपको बताया था कि जो होल है उसके अंदर एक इंसुलेटर गुटका होता है, रबर का गुटका बोला था जिसे मैंने अचालक, वो रीजन है इसलिए मैंने ये प्लास्टिक का एक बेलन टाइप का सिलेंडर जिसे बोलते हैं, इसको मैंने बीच में डाला है। बच्चों के खेलने का एक सामान था उससे मैंने अरेंज किया है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो चार्ज अंदर से पास करेगा, यानी बीच से मैंने बोला था एक मेटेलिक रोड होनी चाहिए। तो हमारे पास कैसे तैसे अरेंज किया इसको, रोड की बजाय मैंने कॉपर के वायर लिए हैं
और कम से कम इतना मोटा ये वायर होना चाहिए कि आप जहां मोड़ के इसको रखो वहीं पे ये रहे। तो ध्यान से देखें, ये सीधा वायर था, लगभग 1 फीट के आसपास इसकी लंबाई रखी है मैंने, और उसको जैसे ही मैंने इस छेद से, इस होल से पार किया, उसके बाद में मैंने इसको ऊपर मोड़ के रख दिया, क्योंकि अगर मैं इसको सीधा रखता ऐसे तो ये इसके आर पार हो जाता, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मोड़ के रखा हुआ है, और एक वाला जो सिरा है उसको मैंने यहाँ पे रखा है। दूसरा सिरा ये है जहां पे मैंने इसको थोड़ा सा मोड़ा है, इस वाले को, ताकि जो मेटल की जो प्लेट है, सीट है छोटी सी, उनको मैं क्या करूं, यहाँ पे टांग सकूं, हैंग कर सकूं। तो ये मेरे पास दो, मैंने ये वही है जिसके अंदर आप अपनी चपातियां, फॉइल पेपर, गरम खाना बना रखने के लिए आप यूज करते हो फॉइल पेपर को, उसकी मैंने दो, और इस शेप की, दोनों एक ही शेप की क्या रखी है मैंने, सीट रखी है, बहुत पतली है, क्योंकि हम मेटल जो एक्चुअली एक्सपेरिमेंट है उसमें गोल्डन सीट थी, वो अरेंज नहीं कर सकते। तो ये दो फॉइल पेपर मैंने अरेंज किया है। और क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और मुझे एक कंघा चाहिए, क्योंकि मैं मेटल की बजाय जो इसको टच करवाएंगे यहाँ पे, उसके लिए मैं इस कोम को यूज करूंगा, कंघा, क्योंकि ये दोनों चार्ज होने पे अलग अलग हो जाएंगे, जैसा कि आपको मैंने समझाया था। तो उसके लिए क्या होगा, आपको कोई भी एक बॉडी टच में लानी पड़ेगी, किसके, इस एरिया के, इस रीजन के, यहाँ पे। तो उसके लिए मैं इस कोम को यूज करूंगा। ये पेपर मैंने इसलिए रखा है ताकि मैं बालों की बजाय इस बार इस न्यूज़पेपर पे इस कंघे को क्या करूंगा, रब कर सकूं, ताकि जैसे ही रब करने के बाद में इससे मैं टच करूं तो क्या ये मेरे को एक्सपेरिमेंट जो थ्योरेटिकली हमने पढ़ा था वैसे करेगा नहीं करे। तो हम जल्दी से इसको अरेंज करते हैं। मैं क्या करता हूं, इन दोनों जो फॉइल शीट है, जो जिसको मैंने शीट बनाई है दो पतली पतली, इन दोनों को मैं एक साथ अरेंज करके, एक साथ सुव्यवस्थित तरीके से, और इसको मैं इसके अंदर टांग देता हूं। अब ध्यान से देखें, इसके अंदर हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, टांग देते हैं। इस डिब्बे को बंद करेंगे इसी ढक्कन से। तो इस डिब्बे को हम बंद करेंगे। ध्यान से देखें, आपकी स्टार्टिंग के अंदर जो सीट है वो ऐसे होनी चाहिए। इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, और ये हमारा पोर्टेबल जो घर पे एक्सपेरिमेंट करते हैं वैसा इलेक्ट्रोस्कोप तैयार हो गया है। इसको हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अब आप ध्यान से देखें, ये जो सीट है ये आप देख पा रहे होंगे कि अंदर दोनों क्या है, एक दूसरे से चिपकी हुई हैं। और अब हम क्या करेंगे, इस कोम को इस न्यूज़पेपर के साथ क्या करेंगे, रब करेंगे, रगड़ेंगे, और उसके बाद में मैं इस एरिया पे इसको टच करूंगा, और अगर इस पे चार्ज आ जाएगा तो वो क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से दूर हो जाएंगी। तो हम ट्राई करते हैं। पहला काम, इस कंघे को हम रब करते हैं इस न्यूज़पेपर के अंदर, अच्छे से रब करें। ये देखिए कैसे पत्तियां एक दूसरे से दूर जा चुकी हैं। आप देख पा रहे होंगे दोनों के बीच में फैलाव बढ़ता जा रहा है, दोनों पत्तियों के बीच में, क्योंकि इस कंघे पे रब करने के बाद में चार्ज आ गया इस पे, और चार्ज आने की वजह से ये दोनों पत्तियों पे वो चार्ज इस वायर से होते हुए नीचे तक चला गया, दोनों पत्तियों पे चला गया। दोनों सीट पे जाने के बाद में सेम चार्ज हुआ है, इसलिए सेम चार्ज की वजह से वो एक दूसरे को क्या कर पा रही हैं, रिपेल कर पा रही हैं, और इसीलिए इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं। और अगर इस पे क्या नहीं होता, अगर इस पे चार्ज, आप देखेंगे धीरे धीरे पत्तियां फिर थोड़ी सी नजदीक आ गई हैं, और जैसे जैसे टाइम और गुजरेगा ये दोनों पत्तियां एक साथ क्या हो जाएंगी, नजदीक आ जाएंगी। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि जब पत्तियां एकदम पास पास थी तो एक दूसरे से दूर नहीं जा रही थी, लेकिन जैसे ही इस कंघे को मैंने रब किया इस न्यूज़पेपर के साथ तो इस पे चार्ज आ गया, इस पे आवेश आ गया, और वो आवेश जब मैंने यहाँ पे टच करवाया तो ये पत्तियां दूर हो गई। आप देख पा रहे हो अभी भी दूर हो रही हैं थोड़ी थोड़ी, क्योंकि थोड़ा सा आवेश अभी भी बचा होगा शायद, क्योंकि जैसे ही मैंने कंघे को यहाँ पे रखा उस चार्ज का कुछ हिस्सा इस सरफेस में जा चुका होगा, इसलिए चार्ज थोड़ा कम हो गया। अभी भी पत्तियां थोड़ी सी क्या है, एक दूसरे से दूर नजर आ रही है। ये हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, इसके अंदर ये जो सरफेस मेटल की मैंने बनाई है, इसके अंदर मैंने लगभग 20-30 पतले पतले तांबे के तार यानी कॉपर वायर को जोड़ के इसको मोटा बनाया है। तो ये सरफेस स्मूथ नहीं है, ये थोड़ी सी रफ सरफेस है, इसलिए धीरे धीरे पत्तियां जो है वो नजदीक आई हैं। वापस देखिए हम पत्तियां नजदीक आ चुकी हैं, और अब भी मैं अगर इसको वापस करता हूं, आप ध्यान से देखेंगे तो अब ये पत्तियां दूर नहीं जा रही हैं एक दूसरे से। रीजन बीइंग, क्योंकि मैंने 2-3 बार
इस कंघे को यहाँ पे रख दिया है, मेरा हाथ भी यहाँ पे लगा दिया है, तो वो जो चार्ज जनरेट हुआ था, जो प्रोड्यूस हुआ था, वो मेरे हाथों के तहत मेरी बॉडी में आ चुका होगा, या फिर इस सरफेस पे रखा तो नीचे चला गया होगा। और इसको अगेन अगर मैं वापस रब करूं, इसी फॉर्म को अगर मैं अगेन वापस रब करता हूं और उसके बाद में मैं फिर से इसी सरफेस या तांबे के जो तार है कॉपर वायर, इसके संपर्क में लाने की कोशिश करूंगा, तो आप देख पाओगे, आप ध्यान से देखें तो पत्तियां फिर से क्या हो गई हैं, चौड़ी हो गई हैं। इसका मतलब फिर इन पे आवेश आया था और वो आवेश इन दोनों पत्तियों को क्या कर रहा है, चौड़ा कर रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे, ये देखें पत्तियां और ज़्यादा वाइड हो रही हैं, और ज़्यादा वाइड हो रही हैं, क्योंकि मैं जो टच कर रहा हूँ दोनों सरफेस को, उनके अंदर ज़्यादा चार्ज होगा, इसलिए ज़्यादा चार्ज वहाँ पहुँच रहा है और ये पत्तियां ज़्यादा दूर जा रही हैं। शायद आप स्क्रीन पे ढंग से देख पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रोस्कोप कैसे काम करता है। और जब मैंने इसको थोड़ी देर, अब मान लेते हैं वो देखिए पत्तियां थोड़ी नज़दीक आ रही हैं, अब मैंने इसको यहाँ पे रख दिया और इसको मैंने अपने हाथों में रगड़ लिया है, कंघे को, कोम को, और मैंने इसको कर लिया। आप देख पा रहे होंगे धीरे धीरे पत्तियां, देखना कुछ समय बाद एक साथ आ जाएंगे। अभी भी इन पे थोड़ा चार्ज है, अब वो चार्ज धीरे धीरे क्या होगा, एक दूसरे से सरफेस पे बराबर क्या होगा, फैलेगा, और जैसे ही धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज होने की कोशिश करेगा। उसके बाद में पत्तियां थोड़ी देर में क्या आ जाएंगी, पास आ जाएंगी, और जैसे ही पत्तियां पास आ जाएंगी, इसका मतलब उन पे चार्ज फिर क्या हो गया है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो इस प्रैक्टिकल से आई होप आप समझ पाए होंगे कि जो इलेक्ट्रोस्कोप है, गोल्डन प्लेट इलेक्ट्रोस्कोप, या बोलते हैं स्वर्ण पत्थर विद्युतदर्शी, जिसको हमने थ्योरेटिकली भी देखा है, एंड दिस इज द प्रैक्टिकल इन विच वी हैव सीन हाउ वी कैन गेट टू नो अबाउट द बॉडी वेदर इट इज चार्ज और नॉट। यानी इसका काम एक ही बात बताने का है, अगर ये फैली हैं, अगर ये पत्तियां फैली हैं, इसका मतलब ये वस्तु, ये चीज, ये मैटर चार्ज था, और अगर ऐसे लेके आए और ये नहीं फैलती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बॉडी चार्ज नहीं है। तो उम्मीद करते हैं प्रैक्टिकल से आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में आगे और बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने प्रैक्टिकल में देखा, आई होप आप समझ पाए होंगे कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, कैसे काम करता है, और कैसे उसको हमने क्या किया है, घर पे पोर्टेबल एक इलेक्ट्रोस्कोप बनाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिकल आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही जो नए नए प्रैक्टिकल्स हमारे जिस भी चैप्टर में आते रहेंगे, हम उनको करते रहेंगे, आप बिल्कुल देखते रहेंगे। अब अगला पॉइंट जो है, आप समझ गए चार्ज का पता कैसे लगाएंगे, लेकिन उससे अगला पॉइंट है, यानी किसी वस्तु पे आवेश आता कब है। मेरा कहने का मतलब है किसी वस्तु पे आवेश आता कब है, या बोल दूं तो आवेश आता क्यों है, आवेश आता क्यों है, why does charge come on anybody। क्यों आता है, कैसे आता है, ये हमारा क्वेश्चन है कि चार्ज क्यों आता है। बहुत बढ़िया सवाल, कैसे आता है और क्यों आता है। पहले हम देखते हैं कैसे आता है। बहुत सिंपल आंसर, आप लोगों ने पढ़ा होगा, लास्ट क्लास के अंदर भी हमने देखा था कि कोई भी मैटर की बात करते हैं, कोई भी वस्तु की बात करते हैं, इसका मतलब हम जानते हैं वो वस्तु किसी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स या सूक्ष्म कणों से, यानी बहुत ही माइनर एलिमेंट से मिलकर बनी होती है, एंड दैट इज नोन एज परमाणु, दैट इज नोन एज परमाणु। यानी किसी भी पदार्थ की वो छोटी से छोटी इकाई है, यानी इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी बॉडी बाय विच वी कैन फॉर्म ए बॉडी। यानी एक ऐसी छोटी से छोटी यूनिट है जिसको बार बार रिपीट करते हैं तो वस्तु बन जाती है, एक मैटर बन जाता है, और वो है परमाणु। और इसके अंदर हम जानते हैं क्या कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और ये बात हम लास्ट लेक्चर में समझ भी चुके हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज होता है। और चार्ज जब किसी बॉडी पे आता है तो उसकी दो कंडीशन हमने देखी थी। आई होप यू आर रिमेम्बरिंग एंड यू कैन रिमेम्बर इट। दैट कंडीशन वाज Np ग्रेटर देन Ne और Ne ग्रेटर देन Np। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन से तब चार्ज आता है बॉडी पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं तब चार्ज आता है किस पे, बॉडी पे।
लेकिन एक बात फिर मैंने बताई थी आपको, अगर याद हो तो, लास्ट कमेंट है सेकंड लेक्चर का लास्ट हिस्सा है शायद, आई स्टिल रिमेम्बर, कि दोनों केस के अंदर प्रोटॉन ज्यादा हो चाहे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, लेकिन ज्यादा होते कैसे हैं, या तो इलेक्ट्रॉन जाते हैं या इलेक्ट्रॉन बॉडी के अंदर आते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन बॉडी के अंदर आएगा तो मैं जानता हूं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो चार्ज होता है तो बॉडी पे चार्ज आता है। और सर जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो क्या चार्ज लेके जाता है? हाँ, अपने हिस्से का चार्ज वो लेके चला जाता है। तो सर बॉडी पे चार्ज कैसे आया? आप जानते हो, यहां देखें, नहीं जानते वो लोग, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या होते हैं, मान लेते हैं सोडियम एटम की बात करेंगे हम, तो क्या थे, बराबर थे, 11 थे। एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे? बोले 10। तो आप जानते हो प्रोटॉन अभी भी 11 हैं, उनका आप ऐड करो तो 11 इंटू ई। मैं जानता हूं एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन पे चार्ज होता है प्लस ई और इस पे होता है माइनस ई, जहां ई क्या है 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये बात आपको याद होनी चाहिए, पिछले क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सर प्रोटॉन पे प्लस ई और इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई, तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन निकला नहीं था तो मैं जानता हूं इसी सोडियम के अंदर 11 इंटू प्लस ई और 11 इंटू माइनस ई ये चार्ज था, और दोनों को ऐड किया तो कितना आया? 0। ये न्यूट्रल था। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इसका मतलब प्लस 11 ई तो आज भी है, लेकिन वहां माइनस 10 ई हुए, जब दोनों को ऐड किया तो प्लस ई आया। और अगर यही एक इलेक्ट्रॉन आ जाता, मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यही चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर आ जाता तो प्लस 11 ई और माइनस 12 ई होते, और जब ऐड करते तो माइनस का ई आता, यानी बॉडी माइनस यानी नेगेटिव चार्ज में हो जाती, और वहां वाले में क्या हो गई? पॉजिटिव। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए आखिर क्या वजह है कि बॉडी पे चार्ज आता है, तो बोलना इलेक्ट्रॉनों के आने से या इलेक्ट्रॉनों के जाने से बॉडी पे चार्ज आता है। प्रोटॉन के आने और जाने से चार्ज नहीं आता है। अगर वो जाते आते तो आता बिल्कुल, लेकिन वो जाते नहीं है, ना ही वो आते हैं। कारण साफ है, क्योंकि वो नाभि के अंदर रहते हैं और उसके अंदर दुनिया का सबसे प्रबलतम बल, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ दिस नेचर डज फाउंड इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर, नाभि के अंदर पाया जाता है। इसलिए वो निकालना घाटे का सौदा है, बस की बात नहीं है। तो आवेश क्यों आता है? इलेक्ट्रॉन जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, और एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, तो जिससे निकल के जाते हैं उसमें भी आवेश आता है, और जिसके अंदर जाते हैं उसमें भी क्या आता है? आवेश आता है। तो हम ये बात भी समझ गए कि आवेश क्यों आता है, इलेक्ट्रॉनों के आने और जाने से आवेश आता है। पूरी दुनिया में यही फर्क है। अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, उसके अंदर भी मैं आपको बताऊं तो यही चीज है। आपको क्या करना है? बॉडी को चार्ज करना है। बॉडी को क्या करना है? चार्ज करना है। तो इलेक्ट्रॉन जो है किसी एक बॉडी से निकाल के दूसरे बॉडी में भेज दो, दोनों बॉडी क्या हो जाएंगी? चार्ज हो जाएंगी। इसके अलग अलग तरीके हैं। सर कैसे? यानी चार्जिंग के अलग अलग तरीके हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। सीधा क्वेश्चन आता है, 3 तरीके हैं चार्ज प्रोड्यूस करने के किसी भी ऑब्जेक्ट में, उनमें से कोई भी एक तरीका एग्जाम में जो बोर्ड वाले हैं उनको पूछा जा सकता है, या फिर इसमें बहुत टेक्निकली छोटे छोटे न्यूमेरिकल टाइप या फिर बोलते हैं तो लॉजिकल क्वेश्चंस बनते हैं इन तीनों मेथड से। वो आपके जो एयरफोर्स, नेवी, IIT, जेईई वगैरह जो एग्जाम है वहां पे पूछे जा सकते हैं। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि आवेश आ गया तो पता कैसे लगाएंगे? इलेक्ट्रोस्कोप से, जिसका प्रैक्टिकल भी हमने देखा है। दूसरा, आवेश आता क्यों है, ये बात हम समझ गए। इलेक्ट्रॉन आएंगे या जाएंगे तो आवेश आएगा, यानी हाउ विल चार्ज अपीयर ऑन द बॉडी? इट विल अपीयर ओनली एंड ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनी बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक, अभी मैं इसको रब करता हूं, और हम आज की क्लास में हम एक ही मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे, और उसके बारे में बहुत छोटी सी चर्चा करेंगे। बाकी की जो बातें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो एक बार मैं इसको रब करता हूँ, बहुत अच्छे से इसको मेंशन करके एज अ नोट्स आपको PDF के रूप में टेलीग्राम में मिलेंगे। तो कोई पैनिक ना हो कि मैं समय नहीं दे रहा हूँ उतारने का। फिर भी कुछ बच्चे क्यूरियस हैं, जल्दी नोट करना चाहते हैं, तो मैं एक बार हटा हुआ हूँ साइड से, आप इसको पॉज करके और देख सकते हैं आप कि कितना मुझे नोट करना है। मैं इसको एक बार रब कर रहा हूँ। यस, अगेन नाउ विल स्टार्ट मेथड ऑफ चार्जिंग। आवेशन की विधियां, यानी किसी वस्तु पे चार्ज प्रोड्यूस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या पढ़ेंगे?
आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां यानी मेथड ऑफ चार्जिंग। क्या होता है सर? किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज प्रोड्यूस करना है, चार्ज लेके आना है, क्या तरीके हैं? वी हैव 3 वेज, 3 तरीके हैं। ध्यान से देखें, लिख रहा हूं, तीनों के नाम लिख रहा हूं। घर्षण द्वारा आवेशन, इसे बोलेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। नंबर 2, चालन द्वारा आवेशन यानी चार्जिंग बाय कंडक्शन। और नंबर 3, प्रेरण द्वारा आवेशन यानी चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये 3 तरीके हैं जिसमें आज की क्लास के अंदर हम सिर्फ एक देखेंगे। जनरली हम कोशिश करें कि क्लास जो है वो 1 घंटे या उससे नीचे ही रहे ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए। लेकिन अगर ऐसे छोटी क्लासेस रही तो हमारा टाइम भी खूब लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूरा करने में। लेकिन अगेन आई रिपीट कि हमारे पास समय की कोई बाध्यता नहीं है। किसी इंस्टीट्यूट की क्लास हम नहीं कर रहे हैं कि 2-4 दिन के अंदर हमें करना पड़ेगा। मे भी आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है स्टार्टिंग से अगर आप साथ चल रहे हो, बट जैसे ही ये टॉपिक खत्म हो जाता है जितने भी वीडियोस लेक्चर के अंदर, उसके बाद में आप बहुत जल्द इनको 1 दिन के अंदर 4-5 लेक्चर देख के आप कवर कर सकते हो। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, धीरे कर रहे हैं। तो पहला मेथड पढ़ेंगे हम, दैट इज बाय फ्रिक्शन। यानी आपको किसी बॉडीज के अंदर चार्ज प्रोड्यूस करना है और मेथड है फ्रिक्शन। क्या होता है? कुछ भी नहीं है। तो सर 2 वस्तु लो जिनके ऊपर, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं प्रैक्टिकल में, मे भी आप स्क्रीन पे उनको फिर से महसूस कर पा रहे होंगे। मैं फ्लैश कर रहा हूं स्क्रीन पे उनको, कि जब भी कोई भी 2 वस्तु ले लो और उनको आपस में क्या कर दो, रगड़ दो। उनको आपस में क्या कर दो, ऐसे रगड़ दो। आपस में रगड़ोगे तो दोनों वस्तु क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं। सर कैसे? जैसे ही आप इन दोनों वस्तुओं को रगड़ोगे तो क्या होगा, किसी भी एक वस्तु का, इन दोनों में से मुझे नहीं पता, किसी भी एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे वाले में चले जाएंगे। सर ऐसे कैसे? पहली कंडीशन मान लेते हैं ये 2 वस्तु हैं, विजिबिलिटी शायद कम होगी। ये 2 वस्तु हैं, ए और ये है बी। घर्षण द्वारा आवेशन समझा रहा हूं। पहली कंडीशन मैंने वस्तु ए और बी लिखी है, इसका मतलब है पहली कंडीशन बॉडी यानी बोथ बॉडी, जिसको भी आप क्या करवा रहे हो, आपस में रगड़ रहे हो, फ्रिक्शन दे रहे हो, यानी दोनों वस्तु बोथ बॉडी मस्ट बी डिफरेंट। क्या सर? दोनों वस्तु अलग होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। एक अगर वस्तु ले लोगे तो आप ये चीजें नहीं कर पाओगे। कारण बताऊंगा क्यों, बहुत ही छोटे लेवल पे जाके कारण बताऊंगा। बट पहली बात, दोनों वस्तु अलग अलग। ध्यान रखें, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खास करके बोर्ड वाले या जहां पे लॉजिकल अप्रोच के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों बॉडी शुड बी डिफरेंट, दोनों बॉडी अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, जैसे ही इन दोनों संपर्क में लेके आते हैं और रगड़ते हैं आपस में, तो बॉडी आपस में टच हो रही है। इसको अगर मैं दूसरे तरीके से बोल दूं कि मान लेते हैं ये इस बॉडी का ए बॉडी का आइटम है और ये मान लेते हैं बी बॉडी का आइटम है, तो जब बॉडी टच में आती है इसका मतलब इनके एटम्स क्या आते हैं, टच में आते हैं। हाँ सर बिल्कुल, बहुत सही। अब ये इसका क्या है, न्यूक्लियस, और ये इसका क्या है, न्यूक्लियस। हाँ सर बहुत बढ़िया। मैं अगेन बता रहा हूं, ये ऐसी क्लासेस चल रही हैं जहां पे अगर कोई केमिस्ट्री का टॉपिक आ गया
तो ये बोल के छोड़ा नहीं जाएगा कि केमिस्ट्री का है, कहीं देख लेना। मैथ का कोई टॉपिक आ गया तो ये नहीं बोला जाएगा कि मैथ की क्लास में देख के कर देना। ये ऐसी वाहिद क्लास मिलेगी शायद आपको जहां पे अगर केमिस्ट्री का पॉइंट आ गया तो भी ब्रॉडली एक्सप्लेन करेंगे हम। दिस इज द यूनिक थिंग अबाउट दीज क्लासेस। तो पहला पॉइंट, जैसे ही दोनों वस्तु संपर्क में आती हैं, मान लेता हूं दोनों के परमाणु क्या आते हैं, संपर्क में आते हैं। अब ये बात जानते हो ए और बी वस्तु अलग अलग हैं। हाँ सर अलग अलग हैं, अलग अलग है तो बोलो परमाणु की स्ट्रक्चर या परमाणु का आकार भी क्या होगा, अलग अलग होगा। हाँ बिल्कुल होगा, ये तो हम जानते हैं, ये हम आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं। अगर एटम अलग अलग हैं तो उनकी दोनों की स्ट्रक्चर अलग अलग होगी, दोनों का आकार अलग अलग होगा। यही बात मैं कहना चाहता हूं, यही बात मैं चाहता हूं कि आप अडेप्ट कर लें कि दोनों बॉडी के अंदर क्या होगा, अलग अलग साइज के एटम होंगे, बहुत बड़ी। अब जब संपर्क में लेके आओगे तो मैं जानता हूं कि इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है। हाँ सर है, और इसके आउटर मोस्ट में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिल्कुल है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को इसके वाला जो नाभिक है, जो न्यूक्लियस है, वो अपनी ओर खींच रहा है। हाँ सर खींच रहा है, इसको भी अपने वाला खींच रहा है, बिल्कुल खींच रहा है। तो कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहता हूं जब संपर्क में आएंगे, जब संपर्क में आएंगे तो मान लेते हैं कि इस जो परमाणु है इसका एक जो कक्षा है वो बड़ी है, क्योंकि कक्षा बहुत हो सकती है, ऑर्बिट जिसे हमने बोला था उनमें भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल हो सकते हैं। तो जब एटम आपस में मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि इनका जो बाह्यतम कक्ष है, सबसे बाहर वाला, वो वाले क्या आएंगे, संपर्क में आएंगे। हाँ सर संपर्क में आएंगे। अब देखो इस एटम का जो न्यूक्लियस है वो यहां पर है और इससे इसकी दूरी कितनी है, बाहर वाले, कौन से वाले हैं सर, खुद के जो इलेक्ट्रॉन है उनसे जो दूरी है वो कितनी है, इतनी है। यानी ये इनको खींचने की कोशिश करता है, लेकिन ये बात आप ऑलरेडी जानते हो कि इस न्यूक्लियस से, इस नाभिक से जितना ज्यादा दूर इलेक्ट्रॉन होगा उनका जो बंधन है, जो बॉन्डिंग है, वो उतनी ज्यादा वीक होगी, उतनी ज्यादा कमजोर होगी, यानी दुर्बल बंध होंगे। तो ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, यानी ये जो ए परमाणु है, ये अपने सबसे बाह्य कक्ष वाले इलेक्ट्रॉन के साथ खींच तो रहा है, बंधन तो है, बट ढीला बंधा है, यानी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन इसी नाभिक के कंपेयर में आप देखो तो इसकी जो दूरी है, क्योंकि परमाणु छोटा है तो ये दूरी कम है, इसलिए इन इलेक्ट्रॉन को थोड़ा ज्यादा टाइटली क्या कर लेगा, अपनी ओर खींच के रखेगा। तो जब इनको आपस में रगड़ेंगे तो हम काम कर रहे हैं क्या, रगड़ने का। तो हमारे द्वारा जो काम किया जा रहा है, फिजिक्स में एक बात आप जानते हो, जो भी काम करोगे वो ऊर्जा में ट्रांसफर हो जाता है, बदल जाता है। यानी वर्क डन बाय एनी एलिमेंट इज ट्रांसफॉर्म्ड, इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो जैसे ही वो आप स्पर्श करते हो, जो काम करते हो, वो रगड़न की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। समझ लो कि आप ऐसा कर रहे हो, रगड़ के इस बंधन को तोड़ने का काम कर रहे हो और इस बंधन को तोड़ने का काम कर रहे हो। सर क्या काम कर रहे हैं, फिर से बताएं। ये जो ए एटम है, इसके नाभिक और जो इसके जो बाह्य इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में जो बंध है, इसको तोड़ने का काम कर रहे हो आप। कैसे, ऐसे रगड़ के, ऐसा समझा। और दूसरा क्या सर, ये वाला भी कर रहे हो, ये यानी बी जो परमाणु है उसके नाभिक और उसके इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बंध है उसको तोड़ने का काम आप कर रहे हो। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो टूटेगा कौन सा सर, टूटेगा वो जो कमजोर। तो कमजोर तो मैंने फिर बोला है, ये ज्यादा दूर, ये कम दूर, तो ये टूटेगा, बिल्कुल ये टूटेगा। ये टूटेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। इधर नहीं, कैसे जाएगा, क्योंकि सर आप ऑलरेडी जानते हो ये वाली दूरी है, ये इस परमाणु के नाभिक से इसके खुद के इलेक्ट्रॉन से दूरी है, जबकि इस नाभिक से देखूं तो ये दूरी क्या आती है इसकी, जब संपर्क में आते हैं तो जाहिर सी बात आपको नजर आ रहा है ये दूरी कम है, ये दूरी क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ जब ये इलेक्ट्रॉन, बाह्य इलेक्ट्रॉन जब यहां से टूटेगा, ये अपनी ओर खींच लेगा, ये अपनी ओर खींच लेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को अडहेर कर लेगा कौन सा, बी वाला एटम। और इसलिए इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के बी में चले जाएंगे। तो बी में इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बी, ये क्या हो जाएंगे रे, ये ज्यादा हो जाएंगे, यानी इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए,
इस पे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। क्यों, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आई विल नॉट बी टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि नेगेटिव कब आता है, पॉजिटिव कब आता है। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन कम तो पॉजिटिव चार्ज। सीधा समझे आप यहाँ से। अब तो अब आपको समझ में आया होगा कि घर्षण द्वारा जब आवेश होता है तो जब वस्तु हम रगड़ते हैं तो हमारा जो काम करना होता है रगड़न वाला, उस रगड़न की वजह से जो दोनों परमाणु होते हैं ए और बी, जो वस्तु होती है, उन दोनों के जो परमाणु हैं उनमें से किसी एक का बंध कमजोर होता है और कमजोर बंध वाला इलेक्ट्रॉन हमारे द्वारा जो रगड़न से काम किया जाता है उसे ऊर्जा मिलती है, उसको एनर्जी मिलती है और वो हथौड़े का काम करती है और वो बंध टूट जाता है। और जैसे ही बंध टूटता है, जो वस्तु के एटम छोटे होते हैं साइज में, वो उनको अपनी ओर खींच लेते हैं और जो अपनी ओर खींचेगा उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएंगे और उस पे क्या जाएगा, धन हमेशा जाएगा। किस पे, जिससे इलेक्ट्रॉन निकले हैं और जिससे इलेक्ट्रॉन जिस पे इलेक्ट्रॉन गए उस पे नेगेटिव आ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मान लो ए वस्तु से 5 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो बी में कितने गए, सर बी में 5 ही तो गए। तो सर ए पे पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा ये बताओ। अच्छा 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसका मतलब प्रोटॉन ज्यादा। हाँ सर प्रोटॉन ज्यादा, तो कितने निकले 5, तो +5 ई आ गया किस पे, ए पे। और सर बी में जितने निकलेंगे उतने ही तो जाएगा, तो बी पे नेगेटिव आएगा। कितना, सर वो 5 आए हैं तो -5 ई क्या हो जाएगा, उन पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब इन दोनों को आप जोड़ो तो आप पता करोगे नेट चार्ज कितना आ रहा है, 0। ये चार्ज की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। एक वस्तु की बात नहीं करते हैं, एक सिस्टम की बात करते हैं। एक सिस्टम के अंदर जितनी भी बॉडी रखी होती हैं उनका चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, यानी संरक्षित रहता है। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चार्ज की प्रॉपर्टीज, उसके अंदर आता है चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। जब इन दोनों को आपने टच नहीं किया था तो ये उदासीन थी, ये भी क्या थी, उदासीन, यानी इस पे 0 इस पे 0, 0 + 0 = 0। और अब भी इससे 5 इलेक्ट्रॉन निकले तो इसमें +5 ही आ गया, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन गए तो इसमें -5 ही आ गया, लेकिन फिर दोनों को जोड़ा तो क्या आया, 0 आ रहा। आज भी इसका मतलब चार्ज हमेशा संरक्षित रहता है। ये बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है चार्ज की। नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में वी माइट बी सीइंग इट। तो 0 से पता चला कि चार्ज संरक्षित रहता है। तो ये है घर्षण द्वारा आवेशन। इसमें 2 बात महत्वपूर्ण है। पहली क्या, दोनों बॉडी अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि जब ये दोनों बॉडी सेम हो जाएंगी तो दोनों बंध टूटने मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की ताकत सेम होती है। इसलिए अलग अलग वस्तु लेंगे तो किसी एक वस्तु का परमाणु बड़ा होगा और दूसरे का छोटा होगा। तो जब हम उन दोनों को रगड़ेंगे तो जो बड़ा परमाणु होगा वो क्या कर लेगा, उसका बंध टूट जाएगा, क्योंकि दुर्बल बंध द्वारा बंधा होता है। और जो हल्के वाला है वो उसको क्या कर लेगा, साइज छोटी की वजह से अट्रैक्ट कर लेगा और अपने पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स अडहेर कर लेगा, यानी रख लेगा। और बड़े वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा।